हेलो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज एंड कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस। उस यूनिट का कल हमने देखा था एक टॉपिक जिसमें हमने देखा था नेसेसरी कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस ऑफ ए सीरीज। उसी के आगे का टॉपिक ये है पी सीरीज टेस्ट, यानी कि पी श्रेणी परीक्षण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी मदद से आप अनेकों क्वेश्चंस आगे चल करके सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये पी सीरीज टेस्ट क्या होता है। The infinite series summation 1 upon n raised to the power p, that is 1 upon 1p plus 1 upon 2p plus 1 upon 3p। ये p जो है पावर में है ना, 1/1 की घात p धन 1/2 की घात p धन 1/3 की घात p, और ये चलते जा रहे हैं 1/n की घात p, इसका nवां पद होगा और फिर आगे और चलते जाएगा। ये nth टर्म ऑफ सीरीज हो गया। तो ये श्रेणी जो है वो कन्वर्ज करेगी, यानी कन्वर्जेंट होगी कब? जब p 1 से बड़ा होगा, और डाइवर्जेंट कब होगी? जब p 1 या 1 से छोटा होगा। यानी p की वैल्यू जब 1 या 1 से और कम होगी तो ये सीरीज जो है वो डाइवर्जेंट होगी। कन्वर्जेंस यानी अभिसारी होना, यानी अभिसरण करना, और डाइवर्जेंस यानी अपसरण करना, यानी अपसारी होना। तो चलिए हम सिद्ध करते हैं इस कथन को, इस परीक्षण को हम लोग को प्रूफ करना है। और प्रूफ करने के लिए हम ना 3 केस मान के चलेंगे, क्योंकि जो थ्योरम है उसमें p की वैल्यू को, p की वैल्यू देखो, p 1 से बड़ा भी है, उस स्थिति के लिए हमको कन्वर्जेंट बताना है सीरीज को, और p 1 से छोटा या बराबर जब होगा तो डाइवर्जेंट बताना है। तो हमारे पास केसेस बनेंगे। हम यहाँ से मैं लिखना चालू करता हूँ। केस फर्स्ट, ठीक है। केस फर्स्ट में मान के चलता हूं कि यदि p इज ग्रेटर देन 1, p 1 से बड़ा है, अगर मैं ये मान के चलूं तो देखते हैं कि हम कहां तक पहुंचते हैं, किस रास्ते से जाते हैं। चलिए देखते हैं। ये सीरीज आपको दी गई है, इसको हम क्या करेंगे, ये जो जितने भी सारे टर्म्स आपको दिखाई दे रहे हैं उन टर्म्स को हम ग्रुप में इकट्ठा करेंगे। एक ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, और हर ग्रुप में कुछ कुछ टर्म्स रहेंगे। इसमें पदों की संख्या तो अनंत है, तो ऑब्वियस सी बात है कि अनंत ग्रुप बन सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, p 1 से बड़ा लेके चल रहे हैं। आप मुझे बताइए यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन है, उस श्रेणी का प्रथम पद कौन है? प्रथम पद, फर्स्ट टर्म। तो आपको ये दिख रहा है 1/1p, ठीक है। और ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया, यानी फर्स्ट ग्रुप में हम केवल फर्स्ट टर्म ले रहे हैं। अब सेकंड ग्रुप में मेरे को क्या लेना है पता है? सेकंड ग्रुप में मुझे अगले 2 टर्म्स एक साथ लेने हैं। फिर थर्ड ग्रुप में मुझे इसके आगे के अगले 4 टर्म्स लेने हैं। यानी कि पहले ग्रुप में केवल एक पद, एक टर्म, दूसरे ग्रुप में 2 टर्म, तीसरे ग्रुप में इसका डबल यानी 4 टर्म, चौथे ग्रुप में इसका डबल यानी 8 टर्म्स लेंगे, ठीक है। अभी आप समझते जाइए, धीरे धीरे आते जाएगा समझ में। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप हो गया। सेकंड ग्रुप में देखो, हम सेकंड ग्रुप बना रहे हैं जिसमें हम अगले 2 टर्म को इकट्ठे लेंगे, यानी कि सम ऑफ नेक्स्ट 2 टर्म्स, अर्थात अगले 2 पदों का योग। तो अगले 2 पदों का योग यानी कि 1/2p 1/3p, ये हमारा एक जो दोनों का योग जो बन गया है वो हमारा सेकंड ग्रुप बन गया। फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप अलग अलग समूहों में हम बांट रहे हैं। अब आप कहेंगे सर इसका आप क्या करेंगे हम लोग? तो इसको अब हम क्या करेंगे, इसको हम तुलना करेंगे। देखो आप मुझे बताइए, 1/3p में एक तरफ लिख रहा हूं और एक तरफ लिख रहा हूं 1/2p, और p 1 से बड़ा है। आप याद रखें p 1 से बड़ा है। जैसे p की वैल्यू मान लो, आप थोड़ी देर के लिए मान लो 1 से बड़ा, आप कोई भी मान ले लो, मान लो 2 ले लो। तो अगर यहाँ पे 2 रखेंगे p के स्थान पर तो ये 1/4 बन जाएगा, और ये बन जाएगा 1/9। मैंने क्या देखा, p 1 से बड़ा है, तो p 1 से बड़ा ऐसे कोई भी वैल्यू अपने मन में सोचो आप। मान लो 1 से बड़ा, मान लो 2 है, 2 तो 1 से बड़ा होता ही है। तो p की जगह अगर 2 रख के सोचे तो ये 1/4 हो गया, 1/9 हो गया। अब मुझे अब बताइए इन दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा? तो ऑब्वियस सी बात है कि बटे वाली संख्या की जब हम तुलना करते हैं, ठीक है, और अंश दोनों में सेम सेम है,
उस स्थिति में जिसका हर छोटा होता है वास्तव में वो संख्या बड़ी होती है। ठीक है, हर तो दोनों में, सॉरी, अंश तो दोनों में कॉमन है 1 1, तो हर जहाँ छोटा होता है ना वो संख्या बड़ी होती है, तो ये बड़ा है। और ये इसी में हमको p की जगह 2 रख के मिला था, है ना भाई, और ये मिला था यहाँ से, तो ये बड़ा इसलिए ये बड़ा। ठीक है, यानी इन दोनों में तुलना करने से ये बड़ा साबित हुआ। अब दोनों पक्षों में आप 1/2p 1/2p जोड़ दीजिए। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये चीज जो है, ये चीज जो है ये छोटी है इस राशि से, इसलिए मैं इस ये पूरी चीज यहाँ लिखी हुई है। और अभी हमने चेक किया कि सबसे पहले हमने इन दोनों की तुलना करी थी जिसमें ये बड़ा मिला और ये छोटा मिला, फिर हमने दोनों पक्षों में 1/2p जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? ताकि मैं इतना देखना चाहता था कि इतने राशि को मैं किस चीज से छोटा लिख सकता हूँ, तो इतने राशि को मैं इस चीज से छोटा दिख भी रहा है आपको, वो लिख सकते हैं। तो इस ओर मैं ये वाली राशि लिख देता हूँ 1/2p 1/2p। इसी कारण 1/2p प्लस 1/3p लेस देन हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, 1/2p 1/2p हो जाएगा 2/2p, 1/2p प्लस 1/2p, टोटल मिला के हो गया 2/2p। ठीक है, जिसमें आप इधर इसकी घात 1 है, इसकी घात p है, तो 2 की घात 1 माइनस p हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, ये टोटल मिला के हो गया 2 की घात 1 माइनस p। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, बहुत सरल चीज है ये कैसे आया वो हम आपको बताते जा रहे हैं, और ये इसको मिटाते भी जा रहे हैं। चलिए, अब हम अगले ग्रुप में क्या कर रहे हैं पता है? अगले ग्रुप में ना, अगले कलेक्शन में जो हम लेने वाले हैं वो क्या है, हमारी कहानी यहां तक की हो गई है। लेफ्ट साइड आप देखते जाना, पहला पद आ गया, अगले 2 पद आ गए। अब तीसरे बार में यानी तीसरे ग्रुप में हम क्या कर रहे हैं, इसके आगे आने वाले अगले 4 टर्म्स एक साथ ले रहे हैं। मैंने आपको बताया ना, पहले ग्रुप में केवल फर्स्ट टर्म लूंगा, सेकंड ग्रुप में अगले 2 पदों का योग, उसके अगले ग्रुप में अगले 4 पदों का योग, उसके अगले ग्रुप में अगले, इसके अगले ग्रुप में, मतलब 4 पद के अगले ग्रुप में मैं 8 पदों का योग, फिर उसके अगले ग्रुप में मैं 16 पदों का योग लूंगा। इस तरीके से बढ़ते जाएगा, यानी कि गुना दोगुना दोगुना करते जाना है आपको। तो अब मैं लिखूंगा यहाँ पे सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स। तो ध्यान से देखिएगा, सम ऑफ नेक्स्ट 4 टर्म्स कौन है बताइए मुझे। 3p तक तो ले चुके हैं, 4p 5p 6p 7p। अब फिर से आप तुलना करें, चलिए तो बताइए मुझे 1/5p और एक तरफ में लिखता हूँ 1/4p। आपको पता है कि p का मान 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा मान, फिर अपने मन में सोचिए p का कोई भी मान लो 2 सोचते हैं अपन, तो ये हो जाएगा 1/16 और 1/25। p का मान आपने अपने मन से चुना है, 1 से बड़ा चुनना था हमको, तो मैंने 2 चुन लिया, रख दिया यहाँ पे। अब कौन बड़ा है बताओ भला? अंश समान है, तो हर में जो राशि छोटी समझ जाओ वो पूरा भिन्न बड़ा, ये बड़ा तो ये भी बड़ा। ठीक है, यानी 1/4p, 1 यानी 1/4 की घात में p, ये जो है ये 1/5 की घात में p से बड़ा है। उसी प्रकार अगर आप इससे भी तुलना करते तब भी 1/4p बड़ा ही मिलता, इससे भी तुलना करते तब भी 1/4p बड़ा ही मिलता। इसका मतलब ये है कि देखो ध्यान से देखिएगा, ये देखो पहला वाला तो मैं एज इट इज लिखा हूँ, पहले वाले से मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले को पहले वाले से खुद उसी के साथ मैंने लिख दिया, उसको तुलना कर दी। जैसे यहाँ पे आप देखो 1/2p था ना भाई, है ना, हमने इसको तुलना करके यहाँ पे लेस देन का साइन लगाया था। अगर मैं इस चीज को यहाँ पे लिखूं, यानी कि इन दोनों की तुलना करूं, यानी कि मैं जानता हूं कि 1/5 की घात में p छोटा है किससे, 1/4 की घात में p से, वैसे ही 1/6 की घात में p किससे छोटा है, 1/4 की घात में p से, फिर वैसे ही 1/7 की घात में p ये भी छोटा है। तो इन सबों का योग से क्या होगा, बड़ा होगा। यानी कि हम कर क्या रहे हैं, ये जो 4 5 6 7 है ना, ये हम किसी एक के रूप में ढालने की कोशिश कर रहे हैं, और ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि हम तो
बराबर थोड़ी बता रहे हैं उसको। आप ऐसा ना सोचो 5 के जगह में 4 कैसे लिख दिए, 6 के जगह में 4 कैसे लिख दिए। हम उसके बराबर नहीं बोल रहे, हम तो बोल रहे हैं भाई कि हम इन राशियों की तुलना अगर इससे करें तो ये राशियां इन राशियों से बड़ी होंगी। ऑब्वियस सी बात है। आप यूं ना सोचे कि सर पहला पद तो सेम है, हम टोटल योग की बात कर रहे हैं। ठीक है, टोटल योग में पहला पहला सेम हुआ तो क्या हुआ, इधर बाकी के बचे 3, इन बाकी तीनों से तो बड़े हैं ना, हमने एक एक की तुलना करके देखी वहां पे, इसलिए इन सबों का योग इन सबों के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। और ध्यान से देखेंगे कि 1 अपॉन सेम इसी इसी टाइप का है वो भी, बस इसमें 2 पद थे तो उसमें 4 पद हो गए। तो क्या होगा, 1/4p, 1/5p, 1/6p, 1/7p। ये देखो 1/4p, 1/4p, कुल मिला कितना हो जाएगा, 4/4 की घात में p, 4 पर कुल मिला के हो जाएगा, ये 1 पावर माइनस होगा 1 माइनस पी, तो हो जाएगा 4 × 1 - p। अब अगले ग्रुप में हम अगले 8 टर्म्स का सम लेंगे, सम ऑफ नेक्स्ट 8 टर्म्स। तो आप खुद देखिए कहाँ तक जाएगा, देखिए 1/7p तक हमारी गाड़ी पहुंच गई है। अगला जो जाएगा वो होगा 1/8p, 8 टर्म्स लेना है, 8 तो 8p 9p ऐसे करके चलते चलते 1/15p तक जाएगा। अगले 8 टर्म्स लेना है, इसका मतलब ये नहीं कि आप 8 से 8 जोड़ के 16 पे पहुंच जाए, तो वो 9 टर्म्स हो जाएंगे। आप देखो 8 से चालू हुआ है और टोटल 8 टर्म्स हमको चाहिए, 8 9 10 11 12 13 14 15, 5 इधर और 3 इधर, मतलब 8 टर्म गिनने पर हम कहाँ पे पहुंच रहे हैं, 15वें में पहुंच रहे हैं, इसलिए 15 आएगा। जल्दबाजी में आप ऐसा मत सोचना 8वें से चालू कर रहे हैं और 8 टर्म तो 8 8 16 कर दो, नहीं। ठीक है, तो ये हो गया सम ऑफ नेक्स्ट 8 टर्म्स जो है इतना होगा। और ऑब्वियस ही बात है, अब थोड़ा दिमाग लगा लो आप, जब मैं सम ऑफ 2 टर्म्स लेता था तो उसको 2 की घात में 1 - p से छोटा करके दिखाया था, सम ऑफ 4 टर्म्स लिया तो उसको 4 की घात में 1 - p से छोटा करके दिखाया है, तो ऑब्वियस सी बात है इसको आप 8 की घात में 1 - p से छोटा करके आप दिखा सकते हैं। ऐसे ही इसका अगला ग्रुप तैयार करेंगे, उसमें अगले 16 पद लेंगे, फिर उसके अगले ग्रुप में अगले 32 पद लेंगे, उनका योग लेंगे, मतलब सम ऑफ नेक्स्ट 16 टर्म्स, सम ऑफ नेक्स्ट 32 टर्म्स, और चलते जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन पूरी चीज को स्तंभ अनुसार जोड़ देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे कॉलम वाइज एडिशन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्तंभानुसार जोड़ने पर, यानी लेफ्ट को पूरा लेफ्ट से जोड़ दो, राइट को राइट से जोड़ दो। यानी अब आप देखो आपको जो मिला हुआ इसमें लेफ्ट में क्या क्या है, लेफ्ट में आप देखो पूरी सीरीज तैयार हो जाएगी। अब देखिएगा ध्यान से, बहुत सरल काम हो रहा है, कठिन नहीं है। चलो लेफ्ट लेफ्ट वालों को जोड़ो। अच्छा 1/p को हम लोग 1/p के इक्वल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और चलिए 1 मिनट है ना, सॉरी, 1/1 की घात में p मतलब वो 1 ही होगा, क्योंकि 1 की घात में कुछ भी चढ़ाओगे तो उसका मान 1 ही आना है, तो मैं इसको 1 लिख देता हूँ। अब चलो लेफ्ट लेफ्ट वाले को जोड़ो, ये प्लस दोनों ये, फिर ये चारों, फिर ये 8 और जोड़ते जाओ। तो जब जोड़ोगे तो आपको क्या मिलेगा, 1/1p, 1/2p, 1/3p, ये देखो ये ये चारों आएंगे, वो 8 आएंगे, तो कुल मिला के देखा जाए तो ये पूरी सीरीज तो तैयार हो जाएगी सर, पूरी सीरीज तैयार हो गई है। लेकिन राइट साइड क्या आएगा, राइट साइड, तो राइट साइड वाले को जोड़ते जाओ, 1 आया, फिर ये इसी को सॉल्व करके इतना लिखे थे, तो 2 ⁻1 - p, फिर 4 ⁻1 - p, फिर 8 ⁻1 - p से चलते जा रहा था। और इधर कौन सा चिन्ह लगेगा, तो देखो पहला वाला भले बराबर है, लेकिन बाकी नेक्स्ट जैसे गए तो हम लोग उधर वाला पक्ष बड़ा हो गया, इधर भी बड़ा है उधर भी बड़ा है, और हम तो सबको एक साथ जोड़ रहे, तो ऑब्वियस सी बात है सबके एक साथ जोड़ने पर वो वाला पक्ष ओवरऑल देखा जाए तो बड़ा हो जाएगा, है ना। तो ये अनंत पदों तक जा रहा है, बीच में कहीं यहाँ पे nवां पद भी आएगा, फिर चलती जाएगी गाड़ी। और ये पूरा क्या है, ये राशि बड़ी है, उधर वाली राशि बड़ी है, क्योंकि देखो ये दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। जैसे आप ये मान के चलो कि जैसे x और y में तुलना करने पर मान लो y बड़ा है, ठीक है,
x छोटा है और y बड़ा है, और वहीं दूसरी तरफ मान लो z बराबर है w के, बात की बात। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, z प्लस एक्स डब्ल्यू प्लस वाई। यहाँ क्या लगाओगे आप, ये दोनों तो बराबर है, चलो ये दोनों तो बराबर है, लेकिन इन दोनों में से तो ये बड़ा है ना, इसलिए दोनों का योग इन दोनों के योग से बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि उसमें दो चीजें बराबर है, लेकिन वो एक अगर तुलना करोगे तो ये बड़ा है। ऐसा वही यहाँ पे हुआ है, ये भले बराबर, लेकिन आगे वाले जो जोड़ हैं उसमें उस तरफ वाला पक्ष ज्यादा बड़ा है। अब देखो, ये तो आपको दी गई, ये जो है ना, ये जो है, ये कौन है, ये दी गई श्रेणी है, लेकिन उस तरफ वाली जो श्रेणी है वो गौर से देखिए, वो उधर वाली जो सीरीज है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन है, यानी अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें आप देखो दूसरे पद में से पहले पद को डिवाइड करके देखो, 2 ⁻1 माइनस पी अपॉन 1, 2 ⁻1 माइनस पी, 4 1 माइनस पी अपॉन 2, यानी कि अब तीसरे में से दूसरे को डिवाइड करके देख रहे हैं, ठीक है, तो 4/2 मतलब 2, घात समान है। तो आपने देखा कि दूसरे में से पहले को डिवाइड करो, चाहे तीसरे में से दूसरे को, चाहे चौथे में से तीसरे को, हमारा जो रेशियो है वो कॉमन आ रहा है, कॉमन रेशियो आ रहा है, इसका मतलब ये इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। और चूंकि ये जो कॉमन रेशियो है 2⁻1 माइनस पी, वहां पे जो p है, हमने जो केस फर्स्ट लिया हुआ है वहां पे p क्या है, ग्रेटर देन 1 है, तो p अगर ग्रेटर देन 1 आप ले रहे हो यहाँ पे, चलो एक से बड़ा कोई वैल्यू बताओ, मान लो 2, तो 1 माइनस 2 हो गया -1, और 2 की घात -1 मतलब 1/2, तो 1/2 एक से छोटा होता है। तो मैं कुल मिलाकर आपको ये बताना चाह रहा था कि अगर किसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में, अनंत गुणोत्तर श्रेणी में, अगर किसी अनंत गुणोत्तर श्रेणी में जो सर्वानुपात होता है, यानी कि जो कॉमन रेशियो होता है, अगर वो एक से छोटा मिल जाए, तो वो ज्योमेट्रिक सीरीज, वो गुणोत्तर श्रेणी हर हाल में कन्वर्जेंट होती है। हर हाल में मतलब कौन से हाल में, अगर उसका कॉमन रेशियो जो है वो लेस देन 1 हो तो गारंटी के साथ वो कन्वर्जेंट होती है, ठीक है। तो चलिए, तो कन्वर्जेंट होती है, तो ये जब कन्वर्जेंट है इसका मतलब इसका कोई फाइनाइट सम होगा, कन्वर्जेंट सीरीज का जो सम है वो फाइनाइट होता है। और ये जो गिवन सीरीज है, दी गई सीरीज, तो वो तो इस सीरीज से भी छोटी है सर, और जब ये कन्वर्जेंट है, इसका सम फाइनाइट है, तो उसका भी सम फाइनाइट ही होगा। फाइनाइट से छोटा इन्फिनाइट नहीं हो सकता, फाइनाइट से छोटा भी फाइनाइट ही होगा, इसलिए ये अगर कन्वर्जेंट सीरीज है तो वो भी कन्वर्जेंट होगी, और ये सिद्ध हो गया, ये सीरीज कन्वर्जेंट है। अब मैं भले थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ, जितनी बातें हमने अभी कही ना, उन बातों को आपको थ्योरी के रूप में आपको यहाँ पे लिखना है, कि भाई दाईं ओर जो श्रेणी आपको दिख रही है, यानी राइट साइड में जो आपको सीरीज दिख रही है, वहाँ का कॉमन रेशियो 2⁻1 माइनस पी है, और क्योंकि p एक से बड़ा है, क्योंकि p एक से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे जो कॉमन रेशियो है ये वाला, उसकी वैल्यू एक से छोटी होगी। और जब किसी इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन रेशियो है अगर वो एक से छोटा होता है, तो वो इन्फिनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जो है वो कन्वर्जेंट होती है, गारंटी के साथ कन्वर्जेंट होती है कॉमन रेशियो 1 होने पर। और ये सीरीज इससे भी छोटी है, तो कन्वर्जेंट सीरीज से छोटी वाली सीरीज, ये देखो छोटी है ना, इसकी वैल्यू इससे कम है, तो वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट ही होगी। इस तरीके से हमने p ग्रेटर देन 1 वाले केस को बना लिया। और ये जो बातें मिल गई वो थ्योरी के रूप में आप लिखिएगा जरूर। अब केस नंबर 2 देखते हैं, केस नंबर 2 देखते हैं, चलिए। केस नंबर 2 में हम क्या करने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। केस नंबर 2 में हम क्या करने जा रहे हैं, आप ध्यान से समझिए। p इक्वल टू 1 लेने जा रहे हैं, p इक्वल 1। तो अगर आप p को 1 के रूप में देखेंगे, p को 1 रख दो, यहाँ p की जगह 1 रख दो, तो क्या मिलेगा बताओ, तब दी गई श्रेणी क्या होगा, तब दी गई श्रेणी समेशन 1/n, ठीक है, समेशन 1/n, 1/1 मतलब 1, 1/2, 1/3, 1/4, इस तरीके से चलेगा। अब देखो यहाँ पे प्रथम दो पद कौन हो गए, यहाँ पर प्रथम दो पद हो गए 1 + 1/2, ये देखो प्रथम दो पदों का योग। अब अगले दो पदों का योग बताइए,
1/3 प्लस 1/4। अब ये 1/4 को तो 1/4 रहने दो, लेकिन 1/3 की तुलना अगर मैं 1/4 से ही करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है कि ये बड़ा 1/3 बड़ा होगा, 1/4 क्या होगा, छोटा होगा। तो ये ये पूरा इससे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। और 1/4 मतलब देखा जाए तो 1/3 प्लस 1/4 ये दोनों को जोड़ने पर आएगा 1/2, ठीक है। उसके बाद मैं अगले अगले 4 पद लेता हूं, अगले 4 पदों का योग। अगले 4 पद का क्या होगा, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, ठीक है। इन सब की तुलना आप लोग 1/8 से करो तो क्या होगा, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8। देखो 1/8 की जगह तो 1/8 लिख दे, लेकिन बाकी सब की तुलना अगर 1/8 से करूं तो ये सारी चीजें उन चीजों से बड़ी होंगी। और ये 1/8 मतलब टोटल 4 बार 1/8 यानी 4/8। तो इसको काटोगे फिर से 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/5, 1/6, 1/7, 1/8 ये बड़ा होगा 1/2 से, ठीक है। 1/2 से बड़ा होगा। अब फिर से आप जोड़ने का काम करो, लेफ्ट लेफ्ट वाले को जोड़ो पूरा, ये अब इसको आप 1+1 बराबर है। पहला वाला तो इन दोनों तो चलो इसके बराबर है, लेकिन आगे चल करके देखा जाए यहाँ पे दोनों तुलना करोगे तो ये वाला पक्ष बड़ा है, छोटा है। तो ओवरऑल जब आप जोड़ोगे तो आप क्या पाएंगे, मुझे बताइए आपको क्या मिलेगा। देखो आपको क्या मिलेगा, जोड़ने पर लेफ्ट साइड आपको पूरी सीरीज मिलेगी, ये फिर ये चारों ऐसे जोड़ते जाएंगे। जोड़ो भला, 1+1/2, 1/3, 1/4 चलते जाएगा। और राइट वाले में जब आप लिखोगे तो देखो पहले दो पद के बराबर ही थे, उसमें हमने कोई भी फेर बदल नहीं किया था, है ना। लेकिन आगे चल करके देखा जाए ये दोनों का योग 1/2 से बड़ा है, यानी इसकी जगह मैं 1/2 लिख करके इस पक्ष को अब बड़ा अब आसानी से मैं बता सकता हूँ, ठीक है। ये अनंत श्रेणी है ना, ये अनंत श्रेणी से ऐसे करके लिखा है ना, इसे डैश डैश करके, मतलब अनंत पदों तक का योग है। और इसमें ये दोनों का सम 1/2 से बड़ा है। फिर अगले 4 इसमें तो सब लोग आएंगे, तो इसमें अगले 4 पदों का योग फिर किससे बड़ा हो गया, फिर 1/2 से बड़ा हो गया, ऐसे करके इधर चलते जा रहे हैं। अब आप खुद देखो, इस वाली श्रेणी को देखो आप, ठीक है। क्वेश्चन था मैं मिटा दिया। अब इस वाली श्रेणी को देखो, एक आधा जोड़ोगे तो 1.5, और फिर आधा 1/2 मतलब होता है आधा। एक में आधा जोड़ा 1.5, 1.5 में आधा जोड़ा 2, 2 में आधा जोड़ा 2.5, 2.5 में आधा जोड़ेगा 3, और ये सिलसिला अनंत तक चल रहा है। तो भले आधा आधा ही बढ़ रहा है, यानी भले 0.5 बढ़ रहा है, भले 50 पैसा बढ़ रहा है, लेकिन ये अनंत तक चल रहा है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये कभी थमेगा नहीं, मतलब अनंत तक जाएगा, ठीक है। एक एक रुपया करके इकट्ठा करोगे और इकट्ठा करते जाओगे तब भी अनंत रुपया बनेगा। और वो अगर उसको आधा आधा करके इकट्ठा करोगे, 50 पैसा हालांकि चलता नहीं है, मगर फिर भी आप 0.5 अगर इकट्ठा करते जा रहे हो, 0.5, 0.5 अगर इकट्ठा करते जा रहे हो, तो 2 बार 0.5 इकट्ठा करोगे तो 1 बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है। तो भले 2 बार में ही सही 1 1 बनते जाएगा। ये तो एक बार पहला 1 हो गया, फिर 2 बार में फिर 1, फिर अगले 2 बार फिर 1, फिर अगले, और ये तो अनंत तक जा रहा है, इसका कोई समापन नहीं है। इसका मतलब इसका भी कोई समापन नहीं है। और एक एक जोड़ते जाओगे तो ये अनंत बन जाएगा। और ये वाली सीरीज तो इससे भी बड़ी है, तो ये भी इनका योग भी क्या होगा, अनंत ही होगा। और इसका योग अनंत होगा, मतलब अब भाई इस सीरीज का योग अनंत आ रहा था, मतलब ये श्रेणी अब सारी हो गई ना, अब सारी मतलब डाइवर्जेंट। तो इस श्रेणी का योग उससे भी बड़ा है। और वो चूंकि वो वाली डाइवर्जेंट थी, इसलिए ये वाली भी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। जब इसका योग इन्फिनाइट आ रहा है, इसका सम जब इन्फिनाइट आ रहा है, तो उसका सम तो इससे भी बड़ा है। तो इन्फिनाइट से बड़ा इन्फिनाइट ही छोटा है, यानी कि, है ना भाई। तो ये इन्फिनाइट हो गया, यानी कि p=1 वाले केस में हमको रिजल्ट मिल गया कि सीरीज क्या होगी, सीरीज जो होगी वो उसका सम इन्फिनाइट होने की वजह से वो सीरीज डाइवर्जेंट हो रही है, ठीक है।
अब p<1 वाली कहानी हम देखते हैं। p<1 वाली कहानी देखते हैं। p<1 चलिए केस 3। अच्छा, केस 2 में मुझे आपको एक और बात बतानी थी। केस टू की ही एक और बात बची, आप देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। केस 2 में हम लोग क्या लिए थे, p=1 वाला केस चल रहा था हम लोग का। केस 2 p=1 वाला, तो दी गई श्रेणी का रूप कैसा हो गया था, दी गई श्रेणी का रूप ये हो गया था 1 + 1/2 1/3 1/4 ऐसे चलते जा रहा था। आप गौर से देखें ना, तो ये -log1 - 1 का फॉर्मूला है, यानी -log 0 का फॉर्मूला है। और log 0 की वैल्यू माइनस अनंत होती है, माइनस माइनस प्लस अनंत हो जाएगा। और श्रेणी का योग अनंत है, इसलिए श्रेणी अपसारी हो जाएगी। अब आप बोलोगे सर इसका योग, आप इसका योग मतलब सम, योग मतलब सम, तो इसका सम आप ये कैसे लिख दिए, आइए उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला होता है log1 - x का, क्या होता है फॉर्मूला, -x - x/(x²/2 - x³/3 - x4/4 चलते जाते हैं। जब log1 - x का फॉर्मूला बनाते हैं तो सारे टर्म्स में माइनस साइन रहता है, सब जगह माइनस रहता है। और जब log1 + x का सूत्र बनाते हैं तो पहला प्लस, दूसरा माइनस, तीसरा प्लस, चौथा माइनस, और इस तरह से प्लस माइनस अल्टरनेट चलते रहते हैं। लेकिन अगर बीच में माइनस है तो सारे माइनस रहते हैं। अब आप दोनों पक्षों में x के स्थान पर 1 रख दो और साथ ही साथ माइनस का दोनों पक्षों में गुणा कर दो, यानी कि यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, बाहर माइनस लगा दिया मैं, यहाँ माइनस नहीं था मैंने माइनस लगा दिया, उधर भी माइनस से गुणा कर दो, तो सारे तो माइनस में, और माइनस से गुणा करने पर वो सारे प्लस बन जाएंगे। और x की जगह हम वैसे भी 1 रखने जा रहे हैं, तो x की जगह 1 रख दो, और चूंकि दोनों ओर माइनस का गुणा कर रहे हैं इसलिए सारे माइनस प्लस हो जाएंगे। तो x की जगह 1 रखोगे तो क्या होगा, 1 भी 1, ये सब इतना हो जाएगा। तो देखो ये मिला है, तो ये 1 - 1 यानी 0 हो जाएगा। ठीक है, अब log 0 का मान माइनस अनंत कैसे आया ये जानने के लिए आप देखिए, देखो भाई, एक एक घात अनंत का मान अनंत होता है, याद रखना इस चीज को। और इसीलिए जब आप दोनों पक्षों का रेसिप्रोकल लोगे, व्युत्क्रम लोगे, तो 1/e की घात 1 अनंत, और 1/e की घात अनंत को जब आप ऊपर चढ़ाओगे तो e की घात माइनस अनंत हो जाएगा, ऊपर चढ़ेगा, और 1 अनंत यानी 0 हो जाएगा। दोनों ओर लॉग ले लो, लॉग e की घात माइनस अनंत, लॉग 0, आपको पता है ये सामने आता है, बेस e है, लॉग e बेस पे उसका मान 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा और माइनस अनंत सामने आ जाएगा, और 1 × 1 को हम लिखते नहीं है, और लॉग 0, ठीक है, बेस e। तो क्या देखा, नहीं, log 0 का मान माइनस अनंत, log 0 का मान माइनस अनंत, माइनस माइनस प्लस अनंत हो गया। तो आगे ना श्रेणी का योग, ये श्रेणी, ये जो था ना, ये श्रेणी का योग था, फॉर्मूले से हमने अभी देखा, ये देखो, इस फॉर्मूले में हम लोग x की जगह 1 रखे और दोनों पक्षों में माइनस साइन से गुणा किए, यानी दोनों पक्षों का चिन्ह बदल दिए, तो हम ये सम को इस तरीके से लिख पाए। तो ये भी तरीका है समझने का आपका कि श्रेणी का योग अनंत कैसे हुआ। और अब मैं आपको बता रहा हूं केस नंबर 3। केस नंबर 3 में आपने ये क्या करना है कि p को छोटा मानना है 1 से, p को छोटा मानना है 1 से। अब बताओ दी गई श्रेणी क्या थी, 1/1 1 + 1/2p 3p 4p इस तरीके से था। ठीक है, बीच में nवां पद भी आया था कहीं पे, और चलते जा रहा था। अब किसी एक पद को उठाओ, मान लो मैं इसको उठा लिया, इसकी तुलना आप सिर्फ 1/2 से करो, ज्यादा नहीं, सिर्फ 1/2। और इस बात का ध्यान रखना p 1 से छोटा है, 1 से छोटा मतलब 0 भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, 1 से छोटा होना चाहिए बस। 1 से छोटा कुछ भी नंबर बताओ, मान लो आपने बता दिया, चलो 0 बता दिया, ठीक है, p का मान अगर 0 रखोगे तो आप ये 1/2 बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, सॉरी, p का मान 0 रखोगे तो क्या होगा, 2 की घात 0, और ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और उधर कौन है, 1/2। अब बताओ कौन बड़ा है कौन छोटा है इसमें से, तो सर ये बड़ा है,
ये छोटा हो गया, यानी कि ऑब्वियस सी बात है p का मान अगर 1 से छोटा है तो 1/2p जो है बड़ा है 1/2 से, है ना। ये पहला पद तो 1 है, देखो पहला पद तो 1 है, पहले पद को किससे तुलना करेंगे, पहला पद 10 का 10, दूसरे पद को तुलना की अगर हम लोग 1/2 से मैं तुलना किया तो मेरे को इधर वाली तो 1 बड़ा, 1 मतलब इधर वाली चीज, 1 कहाँ से मिला, यहाँ से मिला, यानी 1/2p 1/2 से बड़ा है, इसलिए इस पूरे का योग बड़ा होगा इससे। वैसे ही 1/3p की तुलना अगर आप 1/3 से करके देख लो, ऑब्वियस सी बात है p का मान 0 आप अगर रखो या नेगेटिव रखो, कुछ भी रखोगे, तो जैसे मान लो 0 रख दिए तो क्या होगा, 1/3 की घात 0 यानी कि 3 की घात 0 यानी 1, तो 1 और 1/3 में से 1 इंच बड़ा होगा, तो फिर से इधर वाला पक्ष बड़ा मिल गया। सॉरी, ये बड़ा वाला साइन लगा चुके ना एक बार, ये ऐसे, तो ये देखो कुल मिलाकर के फिर 1/4p को आप 1/4 से तुलना करोगे तो 1/4p बड़ा मिलेगा, और आपको ये वाली राशि राइट साइड मिल गई, ये वाली जो सीरीज है वो राइट साइड मिल गई, और ये वाली सीरीज कोई और नहीं है तो यही है, ये देखो ये तो यही है, और इस सीरीज को हम लोग अब भी प्रूफ किए थे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट नहीं बल्कि डाइवर्जेंट है, ये सीरीज डाइवर्जेंट प्राप्त हुई थी हमको, आप ध्यान दीजिए, ये सीरीज डाइवर्जेंट प्राप्त हुई थी, और ये सीरीज तो इससे भी बड़ी हो गई भैया, p<1 वाले केस में ये सीरीज इससे भी बड़ी है और ये डाइवर्जेंट है, जिसको हमने केस नंबर 2 में प्रूफ किया है, p=1 वाला केस तो था ये, तो ये डाइवर्जेंट है, इसलिए ये वाली सीरीज भी क्या होगी, डाइवर्जेंट ही होगी। इसका मतलब आपने क्या देखा कि अगर रिजल्ट लिखें तो ये सीरीज जो है समेशन 1/np, ये सीरीज जो है सीरीज कन्वर्जेंट कब होगी, अगर p ग्रेटर देन 1, और डाइवर्जेंट कब होगी, यदि p लेस देन इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 1 से छोटा या तो p की वैल्यू अगर 1 हो जाए तो दोनों ही केस में ये क्या हो जाएंगे, डाइवर्जेंट हो जाएंगे, p लेस देन और इक्वल टू केस में डाइवर्जेंट, और ग्रेटर देन सॉरी p ग्रेटर देन 1 में क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। हाँ ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो कहीं ऐसा लिखा है 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, ये श्रेणी बताओ कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, तो इस श्रेणी को आप लिख सकते हो 1/n स्क्वायर, देखो p की जगह 2 दिख रहा है, जितना पावर है ना वो p का वैल्यू है, तो 2 दिख रहा है, 2 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, तो p जब 1 से बड़ा होता है तो सीरीज कन्वर्जेंट, अर्थात ये सीरीज कन्वर्जेंट। चलो बताओ ये सीरीज क्या होगी, 1 + 1/√2 + 1/√3 + 1/√4, रूट मतलब होता है पावर में हाफ, पावर में हाफ, तो ये p की जगह p की वैल्यू हाफ है, हाफ मतलब 1 से छोटा, और 1 से छोटा वाले केस में सीरीज क्या होती है, डाइवर्जेंट, तो ये सीरीज क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। इस तरीके से आप और भी सीरीज के एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, इसका आगे बहुत बड़ा यूज है, जब कल हम कंपैरिजन टेस्ट पढ़ेंगे उस कंपैरिजन टेस्ट में आपको इस p सीरीज टेस्ट का भरपूर इस्तेमाल देखने को मिलेगा। ये वीडियो आप एक बार नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ एक बार और देखिए, 2 बार देखिए, और बीच बीच में जो थ्योरी पोर्शंस है जो मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है लेकिन उनको आपको मौखिक रूप में आपको जरूर बताया है कि यहाँ ये वाली लाइन आप लिखिएगा, ठीक है, तो थ्योरी बाकायदा आपको बीच में पूरा लिखना है, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। और वीडियो अगर बहुत अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक करें, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आया होगा या डाउट होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।